हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहली न्यूज़ ली गई है कि बंगाल में मतांतरण करने वालों व घुसपैठियों को ओबीसी आरक्षण की रेवड़ी। ये न्यूज़ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको सबसे मेन हेडिंग बनाया गया है। देखिए, खुद को दलितों पिछड़ों का हितैषी बता जाति आधारित जनगणना की पैरोकारी भले ही विपक्षी दल पुरजोर ढंग से कर रही हो, लेकिन कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में सेंध लगा दी गई है। बंगाल की तस्वीर सबसे चिंताजनक है। वहां के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट इशारा करती है कि आरक्षण की व्यवस्था को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर न्यौछावर कर दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दावा है कि बंगाल में ओबीसी की सूची में कुल 179 जातियां दर्ज हैं, जिसमें से 118 मुस्लिम समुदाय की जातियां शामिल कर दी गई हैं। पिछड़ा वर्ग के हिस्से का आरक्षण मतांतरण कर हिंदू से मुस्लिम बने लोगों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेवड़ी की तरीके बांट दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अरब सागर में नौसेना ने किया बड़ा सैन्य अभ्यास। देखिए, भारतीय नौसेना अरब सागर में बड़ा सैन्य अभ्यास किया है नौसेना ने, और यह सैन्य अभ्यास हाल के वर्षों में नौसेना के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक है। इसमें 2 विमान वाहक पोत भी शामिल हैं। कई युद्धपोत और 35 लड़ाकू विमानों ने सैन्य अभ्यास में शक्ति प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि मणिपुर में हिंसा रोकने को केंद्र ने गठित की समिति। देखिए, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा रोकने और शांति बहाली के लिए विभिन्न समुदायों के बीच बातचीत शुरू कराने को राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि शांति समिति में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। समिति को राज्य के विभिन्न जाति समूहों के बीच शांति स्थापना की प्रक्रिया में मदद करने और विरोधी गुटों व समूहों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत शुरू कराने का काम सौंपा गया है। समिति सामाजिक एकजुटता और आपसी समझ को मजबूत करेगी, विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संवाद की पहल करेगी। समिति में पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मई से 1 जून तक मणिपुर का दौरा किया था और जमीनी हकीकत का जायजा लेने के बाद शांति समिति के गठन की घोषणा की थी। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की मैती समुदाय की मांग के विरोध में बीते 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद राज्य भर में हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मेडिकल यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए देश में होगी कॉमन काउंसलिंग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने नए नियमों में नीट यूजी की मेरिट सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग का प्रस्ताव दिया है। इस नए नियमों को ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 कहा जाता है। इसका उद्देश्य देश भर में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समान काउंसलिंग की व्यवस्था करना है। एनएमसी यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 2 जून को जारी अधिसूचना में कहा कि नीट यूजी की जो योग्यता सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सक संस्थानों में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान की गई सीटों पर आधारित होगी। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि कनाडा से भारतीय छात्रों के निर्वासन का फैसला कुछ समय के लिए टला। कनाडा में 700 भारतीय छात्रों के सिर पर मंडरा रहा निर्वासन का खतरा कुछ समय के लिए टल गया है। कनाडा सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए निर्वासन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। विश्व पंजाबी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप नेता विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि भारतीय उच्चायोग के सहयोग से यह संभव हो पाया है। हमने कनाडा सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा था। इसमें जानकारी दी गई थी कि छात्रों ने किसी तरीके की धोखेबाजी नहीं, बल्कि वह इसका शिकार हुए हैं। कुछ अवैध एजेंटों की ओर से फर्जी नामांकन पत्र और पेमेंट की गलत रसीद छात्रों को दे दी गई थी। बिना किसी जांच के उन्होंने वीजा के लिए आवेदन कर दिया था। वहां जब छात्र पहुंचे तो आव्रजन अधिकारियों ने भी उन्हें प्रवेश दे दिया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
अरब सागर में नौसेना ने दिखाई ताकत, 2 विमान वाहक पोत भी हुए शामिल। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। यह सैन्य अभ्यास हाल के वर्षों में नौसेना के सबसे बड़े अभ्यासों में से एक है। इसमें दोनों विमान वाहक पोत शामिल हुए। कई युद्धपोतों और 35 लड़ाकू विमानों ने इस सैन्य अभ्यास में प्रदर्शन किया है। इस सैन्य अभ्यास की तारीख की जानकारी न देते हुए अधिकारियों ने कहा कि नौसेना के 2 कैरियर बैटल ग्रुप या कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का यह अभ्यास हाल ही में आयोजित हुआ था। एक बैरियर बैटल ग्रुप या कैरियर स्ट्राइक ग्रुप विशाल नौसेना बेड़ा होता है जिसमें एक विमान वाहक पोत शामिल होता है। साथ ही इसमें बड़ी संख्या में विध्वंसक फ्रिगेट और अन्य जहाज होते हैं। नौसेना ने शनिवार को कहा कि अरब सागर में नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से हल्के हेलीकॉप्टरों सहित मिग-29 के और MH-60R कामोव और कई अन्य लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर भारत की ताकत का प्रदर्शन किया है। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवाल ने कहा कि यह अभ्यास हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए मील का पत्थर होगा। नौसेना के कौशल का यह प्रदर्शन राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और समुद्री क्षेत्रों में सहकारी साझेदारी को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पानी का सदुपयोग बढ़ाना है तो हिसाब किताब रखना भी जरूरी, और ये न्यूज़ सबके लिए है। देश में जल उपयोग की दक्षता 20% बढ़ाने के राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने पानी की बर्बादी रोकने, खासकर घरेलू इस्तेमाल में इसके सदुपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सबसे अधिक जोर पानी का पूरा हिसाब किताब रखने पर दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की मीटरिंग को अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया है और इसमें टास्क फोर्स अब तक की 3 बैठकों में विशेषज्ञों ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया है। माना जा रहा है कि जल उपयोग के लिए बन रहे राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में इसकी अनिवार्यता के प्रावधान किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस टास्क फोर्स का गठन जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी यानी कि BWUE की ओर से किया गया है, जिसमें कई मंत्रालयों और राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बदल रहा युद्ध का स्वरूप, खुद को रखें अपडेट। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा है कि युद्ध की प्रकृति और शैली तेजी से बदल रही है। वर्तमान में अलग तरह की जटिल व बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियां हैं। युद्ध के तेजी से बदलते स्वरूप से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कैडेट अपने कौशल को श्रेष्ठ स्तर पर ले जाते हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी में दीक्षा परेड को सलामी लेने के बाद कैडेट को संबोधित करते हुए थल सेना ने ये बातें कही हैं। थल सेना अध्यक्ष ने ये बातें कही हैं। IMA से शनिवार को 373 कैडेट पास आउट हुए। इसमें 331 भारतीय व 42 विदेशी कैडेट शामिल हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सेना प्रमुख ने सम्मानित भी किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि PSP से बनाई जाएगी 47,000 मेगावाट बिजली। देखिए, पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाना भारत के लिए तो नई विधा है, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। वजह यह है कि इसकी लागत कम आती है, इसमें पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरत पड़ने पर इससे बिजली बनाकर कमी को बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2029-30 तक देश में 33 पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाकर इसमें 47 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछले दिनों ही केंद्र ने आंध्र प्रदेश में 1350 मेगावाट क्षमता के अपर सिलेरू PSP लगाने के प्रस्ताव को महज 70 दिनों में ही मंजूरी दे दी, जबकि निर्धारित समय 90 दिन का है। आने वाले दिनों में बिजली मंत्रालय PSP परियोजना को सिर्फ 50 दिनों में पूरी मंजूरी देने का काम कर रहा है। इस वर्ष अप्रैल में केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने PSP को विधिवत बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना को मंजूरी दी है। उसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने PSP आधार पर लगने वाली बिजली परियोजनाओं को पर्यावरण पर असर पड़ने की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के से भी मुक्त कर दिया है। डिजिटल पेमेंट में दुनिया में भारत शीर्ष पर। देश में डिजिटल पेमेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि पिछले वर्ष भारत ने पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट के मामले में रिकॉर्ड बनाया है।
वी इंडिया के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2022 में 89.5 अरब डिजिटल पेमेंट लेन देन के साथ भारत पूरी दुनिया में शीर्ष पर रहा है। हालांकि इन लेन देन से जुड़ी राशि की जानकारी नहीं दी गई है। एक ट्वीट में कहा गया कि 2022 में वैश्विक रियल टाइम पेमेंट्स में भारत की कुल हिस्सेदारी 46% रही है। यह शीर्ष 5 में शामिल हो रहे अन्य 4 देशों की संयुक्त साझेदारी से भी ज़्यादा है। ट्वीट में कहा गया कि डिजिटल पेमेंट परिदृश्य में भारत का दबदबा बरकरार है। चालू वित्त वर्ष के विकास अनुमान पर सरकार आरबीआई एकमत। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024 में विकास दर के आरबीआई के अनुमान से सरकार सहमत है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। कोलकाता में भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में सीईए ने कहा कि बाहरी जोखिम कारणों पर अंकुश के लिए घरेलू आर्थिक विकास की गति काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा हमें कच्चे तेल के कम मूल्यों और घरेलू माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता का भी लाभ मिलेगा। नागेश्वरन ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 के दौरान रियल जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रही है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की 9.1% से काफ़ी कम है। हालांकि मेरा मानना है कि 2026 में जब अंतिम आंकड़े जारी होंगे तब वित्त वर्ष 2023 की विकास दर 7.2% से कहीं ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं। पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका में 6 माह से चल रही है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अमेरिका की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। मोदी इससे पहले भी प्रधानमंत्री की हैसियत से अमेरिका गए थे, लेकिन यह उनकी पहली राजकीय यात्रा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने उनसे खास तौर पर आग्रह कर आमंत्रित किया है। मोदी की यात्रा के लिए अमेरिका में 6 महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित करेंगे। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने का अवसर मिलेगा। अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने का मौका विश्व के चुनिंदा नेताओं को ही मिला है। चलिए, तो ये आज का यानी 11 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।